जरा सोचो, एक टीनेजर अभी अभी हाई स्कूल खत्म था किया है और एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देखते हैं जन। वो मुफ्त में दुनिया घूमता है, लग्जूरियस होटल्स में रहता है और बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये थी असलियत फ्रैंक एबेगनैल जूनियर की, जो एक माहिर कॉन आर्टिस्ट वॉज। अपने 19वें जन्मदिन से पहले ही फ्रैंक ने करोड़ों रुपए के फ्रॉडुलेंट चेक्स भुना लिए थे। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि वो एक एयरलाइन पायलट है, डॉक्टर है, यहां तक कि लॉयर भी। उसकी जिंदगी एक हॉलीवुड मूवी की कहानी जैसी लगती इज। फ्रैंक एबेगनैल जूनियर वॉज बॉर्न ए कॉन मैन। उसकी शुरुआती जिंदगी बाद की रंगीन और आलीशान जिंदगी से कोसों दूर थी, और इसी ने उसे आगे चलकर वो माहिर धोखेबाज बनाया। Growing up in New York, Frank was a sharp but mischievous kid, always pushing boundaries and testing limits. His father, a successful businessman, instilled in him the importance of appearances and social status, lessons Frank would later use in his cons. One of Frank's early cons, a premonition of what was to come, was a gas station credit card scam. He would fill up, then subtly damage the credit card reader to avoid paying. Gas station wala Bekbar use jane deta. This seemingly small scam highlighted Frank's quick thinking and his ability to exploit loopholes. He understood the power of perception, how a carefully crafted image could make people believe anything. As Frank grew older, so did his cons. उसे अलग अलग रूप धरने और कई जिंदगियां जीने का नशा चिरस गया। उसने ये बात पहचानी कि लोग वर्दी वालों पर शायद ही कभी शक करते इज़न, और इसी कमजोरी का फायदा वो बार बार उठाता। His first major con, impersonating a Pan Am pilot, would cement his legend and set him on a path that would take him across the globe, always one step ahead of the law. फ्रैंक की कामयाबी सिर्फ उसकी हिम्मत नहीं, बल्कि उसकी बारीकी से ध्यान देने की आदत बस। वो बड़े ध्यान से सब देखता था, अपने चुने हुए पेशे की बारीकातियों को समझकर खुद को उसमें ढाल लेता वास। जब वो पैन एम पायलट बना तो उसने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी, उसने उनके शब्द, उनके तरीके, यहाँ तक कि FAA के कागजात भी बनाना सीख लिया। वो जानता था कि भरोसा ही असली चाबी है। अगर वो खुद को यकीन दिला दे तो बाकी सब भी मान जाएंगे। उसके जाल बड़े सोच समझकर बुने जाते थे, सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। जैसे उसने देखा कि बैंक अक्सर चीक साइन देखकर नहीं बल्कि अकाउंट नंबर देखकर पास कर देते इज़न। इसका फायदा उसने खूब उठाया, नकली चीक बनाकर अलग अलग बैंक्स में भुनाता रहा। दादसी को कानो कान खबर तक ना बस। वो एक शहर से दूसरे शहर जाता, पीछे छूट जाते थे इसरान बैंक कर्मचारी और परेशान पुलिस वाले। फ्रैंक की कामयाबी का राज था उसका बदलते हालात में खुद को ढाल लेना। वो फौरन फैसला लेता था, जब भी शक होता कहानी बदल देता या गायब हो जाता। वो भेष बदलने में माहिर था, अपने रूप और हरकतें बदलकर वो दादसी भी रूप में ढल जाता। वो एकदम गिरगिट था, दादसी भी माहौल में घुल मिल जाता। सब सोचते रह जाते कि असली फ्रैंक एबेगनाले है कौन। फ्रैंक की शुरुआती जिंदगी ब्रॉन्क्सविल, न्यूयॉर्क में बहुत ही साधारण थी। हाई फ्लाइंग कॉन्स की दुनिया से कोसों दूर जो वो जल्द ही अपनाने वाला था। लेथाटन उसके धोखेबाज स्वभाव के बीज उपनगरीय जीवन की इसी सादगी में बो दिए गए थे। फ्रैंक के पिता, फ्रैंक अबैगनेल सीनियर, एक सफल बिजनेसमैन थे जिन्हें दिखावा बहुत पसंद था। अबागनाल सीनियर ने अपने बेटे को समाज में ऊंचा दिखने का महत्व समझाया। यही सीख फ्रैंक के भविष्य के कारनामों की नींव बनी। 15 साल की उम्र में फ्रैंक की जिंदगी में भूचाल आ गया जब उनके माँ बाप का तलाक हो गया। स्कूल से उनका मन हटने लगा और वो बाहरी दुनिया में खोने लगे। खुली सड़कों ने जैसे उन्हें अपनी ओर बुलाना शुरू कर दिया। वो भागकर न्यूयॉर्क शहर चले गए, एक नई पहचान और गुमनामी की तलाशी। शहर की भरी हुई सड़कें उनकी प्रैक्टिस करने की जगह बन गईं। उन्होंने लोगों को समझना और भीड़ में गायब होने का हुनर सीखा। फ्रैंक की मुलाकात कुछ ठगों से हुई जिन्होंने उनमें खुद जैसी चालाकी देखी। उन्होंने फ्रैंक को लोगों को बेवकूफ बनाने और धोखा देने के तरीके सिखाए। जैसे जैसे फ्रैंक ठगी की दुनिया में आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि झूठ जितना बड़ा होता है, लोग उतनी ही आसानी से उस पर यकीन कर लेते ईसन। वो समझ गया था कि समाज अधिकार वाली पर्सनैलिटीज पर आंख बंद करके भरोसा करता इस, और इसी बात ने उसे अपने अब तक के सबसे बड़े स्कैम, एक एयरलाइन पायलट बनने के लिए प्रेरित था। 16 साल की उम्र में फ्रैंक ने एक नकली पैन एम पायलट की वर्दी पहनकर एक ऐसा सफर शुरू था जिसने उसे लेजेंड बना दिया। वर्दी हासिल करना उसकी बढ़ती हुई ऑडेसिटी का सबूत बस।
उसने पैन एम को फ़ोन थातिया और खुद को ऐसा पायलट बताया जिसकी वर्दी खो गई है। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए उसने एक नकली एम्प्लॉई आईडी बनाई। पैन एम उसके झांसे में आ गया और उसे एकदम नई वर्दी डाक से भेज दी। अपनी बनाए हुए किरदार के साथ फ्रैंक आसमान में उड़ान भरने लगा। वो एयरलाइंस में फ्री में ट्रैवल करता था, एक तरीके से जिसे डेड हेडिंग कहते। इस एन वो पैन एम के आईडी कार्ड्स बनाता था ताकि वो असली लगे। उसका कॉन्फिडेंस और चार्म गेट एजेंट्स को कन्विंस कर देता था। एक बार फ्लाइट में चढ़ने के बाद फ्रैंक अपने बनावटी आइडेंटिटी का मजा लेता था। वो पैसेंजर से बातें करता था, उन्हें कॉकपिट की कहानियां सुनाता था। वो फ्री के खाने का, कंफर्टेबल सीट्स का और ऊपर से दुनिया देखने का आनंद लेता था। उसके कॉन करने के पीछे एडवेंचर की चाह और जिंदगी की अच्छी चीजों की चाहत थी। फ्रैंक की पायलट की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और एक्साइटमेंट से भरी नहीं थी। वो हमेशा खतरे में रहता था। एक गलत कदम उसकी दुनिया को बर्बाद कर सकता था। वो बहुत सोच समझकर अपने कदम रखता था, कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकता था। फ्रैंक विलियम्स एक चार्मिंग और घुमक्कड़ पायलट होने का दिखावा करने के लिए हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता बस। फ्रैंक धोखा देने में माहिर हो गया था। अपनी कहानियों में कोई न पकड़ सके, इसके लिए वो बड़े बड़े झूठ बोलता। उसने कई सारे नकली नाम रख लिए थे। हर नाम की अपनी अलग कहानी और पहचान के कागजात थे। वो नकली कागजात बनाने में माहिर हो गया था। वो नकली पहचान पत्र, पायलट के लाइसेंस, यहां तक कि कॉलेज की नकली मार्कशीट भी बना लेता बस। उसने लोगों को धोखा देने का तरीका सीख लिया था। वो लोगों को पढ़ना सीख गया बस। वो समझ गया था कि आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। फ्रैंक की घुमक्कड़ जिंदगी रोमांचक तो थी, लेथातन इसके दुष्परिणाम भी थे। फ्रैंक पैन एम पायलट बन के ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता वाज। आसमान में उड़ने का जो मजा था, ऐशो आराम और रोमांच से भरी जिंदगी का जो नशा था, वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, क्योंकि पकड़े जाने का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा वॉस। वो जानता था कि वो अपने झूठ से ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। तो जब उस पर शक बढ़ने लगा तो उसने वही धातिया जो कोई भी चालाक ठग करता। उसने खुद को फिर से बदल लिया। इस बार उसने एक ऐसे पेशे पर नजर टिकाई जिसमें इज्जत और विश्वास मिलता था, डॉक्टरी। खुद को डॉक्टर बनाना इसरानी की बात है, आसान साबित वॉस। अपने खास अंदाज और तेज दिमाग से फ्रैंक में जल्दी सीखने और खुद को बड़ा दिखाने की अद्भुत क्षमता वास। उसने एक नकली मेडिकल डिग्री हासिल की, फिर से अपने जालसाजी के हुनर का इस्तेमाल करते हुए, और जॉर्जिया के एक व्यस्त अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर के रूप में नौकरी हासिल कर ली। उसने सोचा कि बच्चों के साथ काम करना थोड़ा आसान होगा, जिससे उसके मेडिकल ज्ञान की कमी के सामने आने का खतरा कम होगा। उसके दिन नियमित जांच, साधारण इलाज और चिंतित माता पिता को दिलासा देने में बीतते थे। उसे इसरानी हुई कि उसे इस भूमिका में एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही बस। उसे लोगों का उस पर भरोसा अच्छा लगता था। अपने छोटे छोटे मरीजों की आंखों में कृतज्ञता देखकर उसे खुशी मिलती बस। कुछ समय के लिए वह खुद को यह यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि वह कुछ अच्छा कर रहा है, कि बीमार बच्चों के चेहरे पर लाई गई मुस्कान से उसका धोखा जायज़। फ्रैंक के पास भले ही डॉक्टर की कोई पढ़ाई नहीं थी, लेथर्टन वो दिमाग से बहुत तेज था और बड़ी बारीकी से चीजें ऑब्जर्व करता बस। वो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स और कॉलीग्स के साथ बातचीत से मेडिकल जार्गन सीखता था, उनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान्स को कॉपी करता बस। उसने मेडिकल एग्जामिनेशंस में दिखावा करना सीख लिया था, अपने चार्म और कॉन्फिडेंस से अपनी कमी को छुपाता बस। हालांकि डॉक्टर बन के रहना उसके लिए आसान नहीं बस। कई बार ऐसी कंडीशंस आती वॉसन जब उसे लाइफ और डेथ डिसीजंस लेने पड़ते थे, ऐसे मोमेंट्स जिनमें उसे अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता वॉस। उसे इमरजेंसी रूम की एक रात अच्छे से याद थी जब एक बहुत बीमार बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही वॉस। वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और फ्रैंक ने खुद आगे बढ़कर उस बच्चे को संभाला। उसने मेडिकल टेक्स्ट बुक से जो थोड़ा बहुत सीखा था, उससे उसने बच्चे को संभाला जब तक असली डॉक्टर नहीं आ गया। जब बच्चा खतरे से बाहर आया तो उसे जो सुकून मिला वो अलग ही था। लेथर्टन साथ ही उसे गिल्ट और डर भी महसूस हो रहा बस। उसने दादसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तात्या था और वो जानता था कि वो बहुत ज्यादा लकी वॉस। इस एक्सपीरियंस ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया और उसे अपनी गलतियों का एहसास कराया।
फ्रैंक झूठ की जिंदगी से थक चुका था। उसने एक वकील बनने का फैसला थातया लुइजियाना बार परीक्षा पास करके और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में नौकरी लेकर वो कानून की दुनिया में छा गया। अपने साथियों और जज सबको प्रभावित करता रहा। लेथातन उसका ये स्वांग ज्यादा दिन नहीं चला। फ्रैंक की दो जिंदगी ने उसके दिमाग को बहुत थका दिया बॉस। हमेशा डर और अकेलेपन में जीना। इतने सारे पैसों का भी कोई मतलब नहीं लग रहा था और वो एक साधारण सी जिंदगी चाहता था, बिना धात सी झूठ के। फ्रैंक का लक फाइनली खत्म हो गया। एजेंट कार्ल हनराटी के नेतृत्व में एफबीआई अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। अपनी चालाकी के बावजूद फ्रांस में एक छोटी सी गलती ने फ्रैंक को पका दबा दिया। पुलिस से घिरा हुआ फ्रैंक ने आत्मसमर्पण कर दिया और यूं से एक अजीब सी राहत महसूस हुई। वापस अमेरिका लाया गया तो फ्रैंक पर बहुत सारे केस थे। लेथेटन उसने अथॉरिटीज को कोऑपरेट करने का डिसाइड दे दिया। फ्रॉड के बारे में उसकी नॉलेज ने एफबीआई की हेल्प करी और यहीं से उसकी रिडेम्पशन की शुरुआत बस। फ्रैंक के कारनामों ने उसे एक इंटरनेशनल इनिग्मा बना दिया था, हमेशा ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट से एक कदम आगे। वो इस चेस के थ्रिल में जीता था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स का फायदा उठाता और नई पहचान अपना लेता। फ्रैंक की जिंदगी दात्तसी मौत के कुएं से कम नहीं थी, जहां खतरा हर कदम पर वास। रियो दे जनेरो में एक बार तो वो बाल बाल बचे, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि दैट्स मत हमेशा उनका साथ नहीं देगी। एजेंट कार्ल हैनरेटी एक बहुत ही ध्यान से और दृढ़ एफबीआई इन्वेस्टिगेटर थे, जिन्होंने फ्रैंक को पकड़ने को अपना मिशन बना लिया। वो फ्रैंक को एक बहुत ही तेज दिमाग वाला समझते थे, जो लोगों के भरोसे का गलत फायदा उठाता है। हैनरेटी उसको इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए बिना थके काम करते रहे। फ्रैंक बहुत होशियार था और हर जगह ढल जाता था, इसीलिए वो पुलिस को चकमा दे पाता बॉस। वो लोगों के मन की बात समझ लेता था और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाता बॉस। उसके हर एक खेल के पीछे बहुत सोची समझी चाल होती थी, जिससे वो धोखा देने में माहिर बन गया बॉस। इतने ग्लैमर के बावजूद फ्रैंक की जिंदगी बहुत अकेली और डर से भरी हुई बस। वो सच्चे रिश्ते चाहता था और उसे एहसास हुआ कि असली आज़ादी ईमानदारी और माफी में आयस। पकड़े जाने के बाद और वापस अमेरिका लाए जाने पर फ्रैंक को अपनी हरकतों का हिसाब देना पड़ा। लोगों की निगाहों में आते ही फ्रैंक को अपने अतीत का सामना करने और प्रायश्चित करने में आशा दिखाई दी। जब फ्रैंक अमेरिका वापस आया तो उसे उसके क्राइम्स के लिए न्यूयॉर्क लाया गया। जैसे ही वो हथकड़ी लगे हाथों से प्लेन से उतरा, बहुत सारे जर्नलिस्ट्स और फोटोग्राफर्स ने उसे घेर लिया। उनके कैमरास फ्लैशिंग कर रहे थे और माइक्रोफोन्स उसके चेहरे पर थे। सबको उस नोटोरियस कॉन मैन से एक स्टेटमेंट, एक कन्फेशन, उसके मन की एक झलक चाहिए बस। उसने अपना सर झुकाए रखा, उसके चेहरे पर शेम और रिग्रेट साफ दिख रहा बस। उसे उसके धैर्य हुए डिसेप्शंस का बोझ बहुत भारी पड़ रहा बॉस। उस पर फोर्जरी, फ्रॉड और इम्पर्सनेशन के बहुत सारे चार्जेस लगाए गए, जो उसने अलग अलग स्टेट्स और कॉन्टिनेंट्स में दाटिए थे। प्रोसिक्यूशन के पास बहुत सारे एविडेंस थे। उन्होंने फ्रैंक को एक रूथलेस मैनिपुलेटर बताया, एक मास्टर ऑफ डिसेप्शन जिसने बहुत से लोगों और इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट तोड़ा बस। उन्होंने कठोर सजा की मांग की, यह तर्क देते हुए कि इससे कम कुछ भी अन्याय होगा, एक ऐसे क्रिमिनल मास्टरमाइंड के लिए एक छोटी सी सजा जो अपने एक्शंस के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाता। फ्रैंक के कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर, एक अनुभवी पब्लिक डिफेंडर, ने उसे नॉट गिल्टी प्लीड करने, चार्जेस से लड़ने, जूरी को प्रभावित करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस और कारिज्मा का उपयोग करने की सलाह दी। लेथरन फ्रैंक सालों तक झूठ के साथ जीने से थक गया था
वो अब और लड़ना नहीं चाहता बस। वो इस शारेड से थक चुका था, हमेशा दादसी और के होने का नाटक करने से। अब उसे सच का सामना करना था, अपने धाटिये की माफी मांगनी थी और रिडेम्पशन की लंबी यात्रा शुरू करनी वॉस। Against his lawyer's advice, Frank decided to plead guilty to all charges. वो जज के सामने खड़ा था, उसकी आवाज बिल्कुल धीमी थी. He confessed his crimes and expressed remorse for the pain he had caused, the people he had hurt, and the shame he brought to his family. He spoke of his troubled childhood, his longing for acceptance, and his misguided attempts to fill the void in his life with excitement and money. He didn't ask for forgiveness, but he asked for a chance to make amends, to use his skills and his experiences to help others avoid the same mistakes. The judge, known for his fairness and compassion, listened intently. He acknowledged the seriousness of Frank's crimes, the damage that had been done, but he also saw in Frank's willingness to take responsibility and his desire to atone for his past a glimmer of hope. He sentenced Frank to 12 years, less than the life sentence sought by the prosecution, but a substantial sentence nonetheless. The sentence was harsh, but there was a glimmer of hope. The judge, recognizing Frank's intelligence and potential for rehabilitation, included a provision. If Frank cooperated with the ongoing FBI investigation into a complex forgery and fraud ring, he would be eligible for parole after 4 years. It was a chance for him to turn his life around, to use his cunning for good, to begin to repay his debt to society. जेल की जिंदगी उस लग्जरी और एक्साइटमेंट वाली दुनिया से बहुत अलग थी जो फ्रैंक जानता वॉस। ये धुंधली दिनचर्या, हमेशा निगरानी और आज़ादी छिन जाना, ये सब उसे उसके थाटिये की सजा की याद दिलाते रहते थे। लेथाटन जेल की इस कठोर हकीकत के बीच उसे खुद को समझने और कुछ नया सीखने का एक अनएक्सपेक्टेड मौका मिला। वो जेल की लाइब्रेरी में घंटों बिताता था, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और क्राइम जस्टिस पर दांत-ताबें पढ़ता रहता वो। उसने जीडी क्लासेस में दाखिला लिया, अपनी पढ़ाई पूरी करने की ठान ली। पूरी जेल में ये बात आग की तरह फैल गई कि फ्रैंक एक मास्टर कॉन मैन इज, और ये बात वार्डन के कान तक भी पहुंच गई। वार्डन बहुत सख्त थे, लेथटन निष्पक्ष भी। फ्रैंक के हुनर को देखते हुए और ये जानकर कि वो अधिकारियों से बात करने को तैयार है, वार्डन ने एफबीआई एजेंट्स से उसकी मुलाकात करवाई। ये एजेंट्स वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट्स थे। पहले तो मुलाकात में थोड़ा तनाव वॉस। एक तरफ कानून के रखवाले थे और दूसरी तरफ एक अपराधी जिसने कानून तोड़कर अपना करियर बनाया वॉस। लेथैटन जैसे ही फ्रैंक ने कॉन आर्टिस्ट्स के दिमाग के बारे में बताना शुरू था, जालसाजी की तकनीकों के बारे में अपनी गहरी जानकारी दी और बताया कि लोग दैटस तरह की कमजोरियों के कारण धोखे का शिकार बन जाते ऐजन, तो एजेंट्स बड़े ध्यान से सुनने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि फ्रैंक का नजरिया बिल्कुल अलग है। अपराधियों के दिमाग को वो बहुत अच्छी तरह समझता है और ये जानकारी फ्रॉड और जालसाजी के खिलाफ उनकी लड़ाई में बहुत काम आ सकती है। उन्हें अब फ्रैंक एक अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा था जो उनकी बहुत मदद कर सकता है, जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उनके प्रयासों में एक सावास। और इस तरह एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत हुई जिसकी दैत्सी ने उम्मीद नहीं की वॉस। एक तरफ एक ऐसा अपराधी जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता था और दूसरी तरफ वो एजेंसी जिससे वो सालों से बचता रहा बस। ये एक मिसाल है कि जीवन में दूसरा मौका मिल सकता है और जिंदगी कभी भी अचानक मोड़ ले सकती है। फ्रैंक ने अपने स्कम्स और कॉन्स का नॉलेज शेयर करने में जो इंटरेस्ट दिखाया वो एफबीआई के लिए बहुत वैल्यूबल था। उनको क्रिमिनल माइंड समझने का एक अलग ही सेंस से था। ये और अपने पस्ट के लिए प्रयासित करने की इच्छा ने उन्हें वैल्यूबल एसेट बना दिया। जेल में होते हुए भी उन्होंने एफबीआई के लिए कंसल्टेंट के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया। उनका काम उन्हें जेल की दीवारों से बाहर ले गया। वो एफबीआई ट्रेनिंग फैसिलिटीज में लेक्चर देते, अपने एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स न्यू रिक्रूट्स के साथ शेयर करते, अनहोन बैंक्स और कॉर्पोरेशंस को उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्रूव करने में हेल्प की। मास्टर कॉन मैन फ्रैंक अब प्रोटेक्टर फ्रैंक बन गए थे। जेल से छूटने के बाद फ्रैंक ने एफबीआई के साथ अपना काम जारी रखा और वो एक मशहूर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और लेक्चरर बन गए। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी अबैगनेल एंड एसोसिएट्स शुरू की, जो बिजनेसेस और लोगों को फ्रॉड प्रिवेंशन के बारे में शिक्षित करने के लिए समर्पित EWS। वो दुनिया भर में घूमे, अपनी कहानी सुनाते हुए, ना घमंड से, ना बहादुरी दिखाते हुए,
बल्कि नम्रता से और दूसरों को अपनी गलतियों से बचाने की सच्ची चाहत के साथ। उनकी जिंदगी की कहानी, जो कभी धोखे और साजिशों की कहानी थी, रिडेम्पशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण बन गई। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी कैच मी इफ यू कैन पब्लिश की, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई और अपने कारनामों और रिडेम्पशन तक के उनके सफर के थ्रिलिंग अकाउंट से पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दाताब को स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट था दिया, जिसमें लियोनार्डो डिकाप्रियो ने फ्रैंक का थौतरदार निभाया, और ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड रही, जिसने पॉपुलर कल्चर में उनकी जगह को और मजबूत कर दिया। इतनी फेम और सक्सेस मिलने के बावजूद फ्रैंक ग्राउंडेड रहे। वो उन लेसन्स को कभी नहीं भूले जो उन्होंने झूठ बोलकर बिताए अपने सालों में सीखे थे। उन्होंने खुद को अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया, अपनी पत्नी और बच्चों के प्यार और सपोर्ट में सॉलिस और स्टेबिलिटी पाकर। वो एक फिलंथ्रोपिस्ट बन गए, उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हुए जो एक्स कन्विक्ट्स को समाज में वापस आने में मदद करती। वॉसन, उनका मानना था कि हर कोई सेकंड चांस का हकदार इस फ्रैंक अबागनाल की जिंदगी ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज का एक प्रमाण है। धोखे के आकर्षण की कहानी, हमारे चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस और रिडेम्पशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की कहानी। उन्होंने अपनी क्रिमिनल लाइफ को अच्छाई की ताकत में बदल दिया, अपनी यूनिक स्किल्स और एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके दूसरों को उन मुश्तातलों से बचाने के लिए जिनका सामना उन्होंने खुद किया। वॉज उनकी लेगेसी हमें याद दिलाती है कि सबसे डार्क पास्ट से भी होप, रिडेम्पशन और दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की संभावना इमर्ज हो सकती है।